Assalamualaikum students, you are welcome again in online class of FEI. It is a topic for 8th class, understanding marginalization from the subject social and political life, third lesson number 7. Got it sir? तो मैं आपका टीचर मुख्तार सर बोल रहा हूँ और चलते शुरुआत करते हैं सर. मार्जिनलाइजेशन बेसिकली होती क्या है? व्हाट दिस मार्जिनलाइजेशन बेसिकली इज? इट मीन्स सिंपली टू पुट और कीप समथिंग, किसी चीज को या किसी इंसान को क्या करना, टू मेक इट पावरलेस और गिव इट अनइम्पॉर्टेंस. ठीक है सर. पोजीशन, अनइम्पॉर्टेंट पोजीशन जब इसको हम देते हैं या इसको पावरलेसनेस की हालत में रखते हैं, सच सिचुएशन इज कॉल्ड सिंपली एज मार्जिनलाइजेशन. और ये एक सोसाइटी और एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ होता है. जब हम इस किसी ग्रुप को, किसी सोसाइटी को पावरलेस या अनइम्पॉर्टेंट पोजीशन में रखते हैं, सच पोजीशन इज सिंपली कॉल्ड एज मार्जिनलाइजेशन. और ये हम अक्सर देखते हैं, ये सारा सिस्टम मार्जिनलाइजेशन का किस्सा हम अक्सर ऑब्जर्व करते रहते हैं. करते नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर. ये मार्जिनलाइजेशन की जो मैंने कहा कि इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो सोसाइटी होती है, ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है, इनको जो है सेंटर में नहीं रखा जाता है. आइडियोलॉजीज में, इकोनॉमिक कंडीशन में, पॉलिटिकल सिचुएशंस में इनको सेंटर में नहीं रखा जाता, फ्रिंजेस, एंड पे रखा जाता है, साइड में रखा जाता है. हाँ, उनकी तरफ कम तवज्जो दी जाती है. मैं आपको सिंपल और सादी सी एग्जाम्पल देता हूँ सर, जो आपको पता भी होगी, हमारी हिस्ट्री में हमने ये पढ़ा होगा. बी आर अम्बेडकर का आपने नाम सुना होगा अच्छी तरह से. उसको जब स्कूल में डाला गया तो उसको क्या कहा जाता था? ही वॉज नॉट allowed to sit in the classroom. He was asked to sit outside the classroom. उसको कहा जाता है क्लास से बाहर बैठो. इसको बोलते हैं सर मार्जिनलाइजेशन. सीधी तरह से खुली गुंडागर्दी इसको बोलते हैं सर. ठीक है. इसी तरह से देयर आर सम पर्सन हु ऑब्जर्व दिस मार्जिनलाइजेशन, सोशल मार्जिनलाइजेशन, इवन इन द सोसाइटी इन डिफरेंट दिस स्फेयर्स. कहीं पार्टी में जाते हैं तो उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से उनको फ्रिंज में रखा जाता है, उनको साइड में रखा जाता है, या उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है जी, जो बाकी लोगों को वहाँ पर दी जाती हैं. ठीक है सर. इसी तरह से ये चीज़ हम स्कूल में देख सकते हैं, क्लासरूम में देख सकते हैं. जब कोई बच्चा, जब हम किसी बच्चे के साथ बात नहीं करते हैं, जब हम उसको तवज्जो नहीं देते हैं, उसके साथ खेलते नहीं हैं, सो पर्टिकुलरली वी मस्ट अवॉइड दिस मार्जिनलाइजेशन है. और क्योंकि इससे एक गैप डेवलप हो जाती है. ठीक है. इसी तरह से जो मार्जिनलाइजेशन है, इसको हम, मैंने कहा, इसको हम देख सकते हैं. जो आपके पेयर्स होते हैं, आपके जो बडीज़ होते हैं, जो आपके दोस्त क्लासरूम में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, या जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं, लेकिन जब आपको लगे कि वाकई में यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन होती है किसी इंसान के हवाले से, उसके सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हवाले से, तो फिर हम जाके कह सकते हैं कि वाकई में ये मार्जिनलाइजेशन हो रही है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, या पर्टिकुलर बेसिकली वो किसी ग्रुप से होता है. लेकिन नंबर मैटर नहीं करता है. ये सोशल जो मार्जिनलाइजेशन है, ये हम इकोनॉमिक स्फेयर में देखते हैं, ये हम सोशल स्फेयर में भी देखते हैं, ये हम कल्चरल एस्पेक्ट्स में देखते हैं, पॉलिटिकल स्फेयर्स में भी हम ये मार्जिनलाइजेशन देखने को मिलती हैं. और ये सारी चीज़ें, ये जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हैं, जब हमें इसमें कुछ लोग पीछे मिलते हैं, वो एक्सेस नहीं रखते इन चीज़ों के हवाले से, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे, सोशली और कल्चरली वो पीछे रहते हैं, और पॉलिटिकली उनको पावर नहीं होता है कि वो आगे जाएं और गवर्नमेंट का हिस्सा बने, ये ऐसे ही ग्रुप्स को हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, या इनको हम मार्जिनलाइज्ड पीपल का नाम देते हैं. चलो सर, हम एक नज़र डालते हैं. फोटोग्राफ देखा है, मज़ा आ रहा है? वाह 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 वाह. नाम से ही पता चलता है ना, दिखते ही पता चलता है कि ये जो लोग होते हैं ये कैसे दिखाई देते हैं सर. इसके ऊपर नज़र डालते हैं और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं हम. और सोशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो हमारे पास पहले आएगा, क्या आएगा? पहले आएगा. वो कौन है? आदिवासी. जिंगालाला हुर हुर. नज़र आ रहा है ना? अरे वाह. तो इसकी हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? कहानी से. दादू, बड़े बुजुर्ग, और उसके दो जो बेटे के बच्चे हैं, सोमा और हेलन, ये बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे. तो टीवी में चल रहा था प्रोग्राम रिपब्लिक डे का. अरे यार वाह. उसमें आ रही थी झांकी, किसकी? आदिवासियों की. तो ये बातें करने लगी कि ये हमेशा आदिवासियों को इसी डांसिंग कॉस्ट्यूम या ये अच्छे कॉस्ट्यूम्स के हवाले से क्यों दिखाते हैं? क्या ये वाकई में इन आदिवासियों के बारे में जानते हैं? दादू कहता है नहीं, क्योंकि ये दादू जो था और इसके जो बच्चे थे, ये भी बेसिकली क्या थे? आदिवासी ही थे. कुछ सालों पहले ये दिल्ली चले आए थे. तो दादू इनसे कहता है कि ये लोग नहीं जानते कि हम आदिवासी जो हैं वो बड़े अच्छे रहते थे जब हम जंगलों में रहा करते थे.
तो सोमो भी अपनी तरफ से बोलता है कि ये क्या वाकई में हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं? दादू बोलता है नहीं, ये कुछ नहीं जानते हैं। चलो मैं अब कहानी बताऊंगा, हम कहाँ से कहाँ पहुंचे, हम दिल्ली कैसे पहुंचे। दादू इनको बोलता है कि हम जब उड़ीसा में थे, हाँ, तो वहाँ पर जो था हम बहुत अच्छी तरह से जंगलों में रहा करते थे। वट एवर वी नीड वी गेट इट फ्रॉम द जंगल। हम सब कुछ वहीं से जंगलों से हासिल करते थे, बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर करते थे। लेकिन अचानक वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर्स आए और उन्होंने जंगल काट काट के हमें वहाँ से भगा दिया। हमें कहा कि आप यहाँ से निकलो और हमें जो है क्या करना है, इस ज़मीन से कुछ निकालना है। आयरन ओर निकालना था उनको, या आयरन निकालना था उनको, लोहा निकालना था। फिर क्या हुआ, दादू उनको बोल रहा है कि वाकई में हम उस दौर को भूल नहीं सकते कि किस तरह से उस दौर ने हमारी ज़िंदगियों को बदल डाला। हेलन बोलती हैं, दादू दादू तुमने उस दौर में अपने आप को कैसे बचाया? दादू बोलता है, अरे बचाया कहाँ, हम तो फंस गए। हमारे पास जो फैक्ट्री वाले आए उन्होंने कहा कि ज़मीनें बेचो। कुछ लोगों ने ज़मीनें बेची उनको, और उनको इसलिए ज़मीनें बेचनी पड़ी, या उन्होंने इसलिए बेची कि उनको वादा किया गया हम आपको नौकरियां देंगे, हम आपको पैसा अच्छा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत सारे लोग जानते थे कि ये सारा कुछ डोंग है, ये सब कुछ वो तरीका है, वो जकूसला है जिससे वो हमारी ज़मीनें छीनना चाहते थे। मारा पीटा, हाँ, और उनको कहा कि आप अपनी ज़मीनें हमें बेचो। और वो जानते थे कि अगर हमने ज़मीनें बेची तो रातों रात जो है हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी। दादू दादू तुमने क्या किया? हमने क्या किया? बहुत रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन असल आखिर में हमें अपनी 30 एकड़ लैंड जो हमारी बाप दादाओं की थी, हमें कोड़ियों के भाव इनको देनी पड़ी, और दिल्ली चले आए हम, हाँ, जहाँ पर हमारी जो ज़िंदगी है वो बद से बदतर हो गई। एक छोटा सा मकान, कमरा हमने किराए पे लिया, जिसमें हम भेड़ बकरियों की तरह सारे रह रहे थे। पैसे नहीं थे, खाने पीने के लाले थे। आप लोगों को भी जो है हम स्कूल नहीं भेज पाए पहले दिनों में, क्योंकि हमारे पास तो खुद खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो तुम्हारी तो बात ही नहीं है। कुछ सालों के बाद तुम्हारे पिताजी को, ये दादू इन दोनों बच्चों को बोल रहे हैं, उसको नौकरी लगी एक फैक्ट्री में, तब जाके हमारी हालत सुधरने लगी और तुम दोनों स्कूल जाने लगे हैं। इसके बाद यहाँ से बोलता है, सोमो बोलता है कि मुझे बुरा लगता है, मैं आई हेटेड टू गो टू द स्कूल, मुझे बुरा लगता है क्योंकि हमें बहुत समय ज़ाया हो गया है जो हम स्कूल में नहीं गए थे अपनी तंगी और मजबूरी की वजह से। ठीक है, और ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमें सताया जाता है, हमारे साथ स्कूल क्लासरूम में बातें सही तरीके से नहीं की जाती क्योंकि हम आदिवासी हैं ना। हाँ, हम संथलाई ज़बान बोलते हैं, जबकि वहाँ के लोग स्कूल में जो बच्चे हैं वो अंग्रेज़ी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, जो कि हम नहीं जानते यहाँ से। लेकिन हेलन उठती है और बोलती हैं, चुप कर, तुम्हें कहाँ पता है, अभी हालात थोड़े से बदल गए हैं, अब हम इंग्लिश भी बोलने लगे हैं और इससे थोड़ी हमारी हालत सुधरने लगी है। सोमू बोलता है, अरे यार मुझे ना एक तमन्ना है कि मैं अपने दोस्तों को जो है अपने गांव दिखाऊं, अपना गांव दिखाता जहां पर हम रहा करते थे। दादू बोलता है, हाँ हाँ दिखा सकते हो, और क्यों नहीं, उनको बहुत सारी बातें अब गांव के बारे में बोल सकते हो जो उनकी नॉलेज के लिए बढ़िया रहेंगी। हेलन, दादू दादू मैं ना बड़ी होके ना एक फिल्म बनाऊंगी, मूवी बनाऊंगी आदिवासियों के ऊपर, उनकी स्टोरी के ऊपर है, ठीक है, और ये जो स्टोरी हमारी घर की है और आदिवासियों के हवाले से मैं उसके ऊपर एक फिल्म बनाऊंगी। दादू बोलता है, चलो खुश रहो, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये है आदिवासी घर की फैमिली की बात। ठीक है, अब इसमें सवाल पहला राइज होता है कि दादू को क्यों भागना पड़ा गांव से। दूसरा सवाल, उसकी ग्रैंडसन को मार्जिनलाइजेशन कैसे फील होती थी स्कूल में। इसके बाद तीसरी इसमें जो सवाल है वो है कि पहली जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी किधर, दिल्ली में, ये कौन सी थी, वो कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो उनको फेस करनी पड़ी। ठीक है सर, इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। बेसिकली वो है आदिवासी होते कौन हैं? ये आदिवासी होते कौन है? आदिवासी जो है ना, बेसिकली दीज आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स किधर के, या कम्युनिटीज रहते हैं, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स या कम्युनिटीज हु लिव्ड विद एसोसिएशन विद द क्लोज एसोसिएशन विद द फॉरेस्ट्स। ये क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, फॉरेस्ट्स के अंदर रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं आदिवासी। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में इनका रोल कितना है? वेरी गुड, 8% इनकी टोटल पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में। अगर आपने गौर से देखा होगा ना, तो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं, जैसे हमारा जमशेदपुर, रोहिल किला, बोकारो, भिलाई जैसे जो सारे इंडस्ट्रियल रीजन हैं, ये किस एरिया में पाए जाते हैं, किन एरियाज में पाए जाते हैं? शाबाश, यस,
आदिवासी एरियाज में पाए जाते हैं। और इन आदिवासियों के बारे में एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, ये होमोजीनियस नहीं रहते हैं, अलग अलग रीजन्स में जो रहते हैं इनमें बहुत सारी डिसमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं, और इसी वजह से हम कहते हैं कि देयर आर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स इन इंडिया। हाँ, और खाली उड़ीसा में हमारे पास 60 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स हैं। अरे बाप रे, ये क्या आ गया सर, आदिवासी की फ़ोटो आ गई हैं, ये देखो सर किस तरह से इनके कॉस्ट्यूम्स रहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ तो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। नज़र आ रहे हैं सर, ये एक फोटोग्राफ, दूसरा है, ये तीसरा ग्वारू ट्राइब है सर, ये और हमारी फोटोग्राफ आपके लिए रखा है, सब बढ़िया है सर, खूबसूरत है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इनकी और। अगर हम आदिवासियों की बात करें ना, ये हमारे इस्लाम, हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिटी की तरह ना प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, इनका रिलीजन डिफरेंट होता है सर। ये अपने एंसेस्टर्स को पूजते हैं, विलेज गाँव को पूजते हैं, नेचर को पूजते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं। दे वर्शिप इवन द माउंटेन स्पिरिट्स, रिवर स्पिरिट्स, एनिमल स्पिरिट्स, जिंगालाला हुर हुर, इन्फ्लुएंस्ड बाय द भक्ति। और इनका जो रिलीजियस फॉलो करने का तरीका है उसमें असर पड़ा है भक्ति से, भक्ति मूवमेंट से, या भक्ति जो फॉलो करने वाले जो पीपल थे भक्ति मूवमेंट को, वो जो थॉट थी उसकी वजह से इनका जो है ये वर्शिप करने का तरीका या रिलीजन फॉलो करने का तरीका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। सक्ता एक रिलीजन, उससे ये इन्फ्लुएंसड है, बुद्धिज्म से या बुद्धिस्ट से, वैष्णो से और क्रिश्चियनिटी। दीज वेर सम ऑफ द रिलीजन्स आर द आइडियाज विच इन्फ्लुएंस्ड द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ आदिवासीज। गॉट इट सर? और इसके अलावा इट इज रिटन ओवर देयर इन द हिस्ट्रीज दैट आदिवासी रिलीजन्स, इनका जो रिलीजन है आदिवासियों का, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द डोमिनेंट रिलीजन्स ऑफ एम्पायर अराउंड देम। अराउंड में जो बहुत सारे एम्पायर्स हुआ करते थे, बादशाही निज़ाम जो हुआ करता था, उनमें सबसे ज़्यादा जो रिलीजन फॉलो किया जाता था, उन रिलीजन्स का भी इन आदिवासियों की रिलीजन पे ज़बरदस्त असर पड़ा है। द छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, these are the areas in India where we have a large number of आदिवासीज। गॉट इट सर? ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलते हैं। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की बात करें, हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो यूज ए टिपिकल टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर आदिवासीज। हम इनके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं? कौन सी? शाबाश, शेड्यूल्ड ट्राइब। लेकिन ऑफन टुगेदर विद किसके साथ? इसको हम एक टर्म और के साथ, जिसको बोलते हैं शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, इट रिप्रेजेंट्स यस दीज आदिवासी पीपल। एक चीज और बताऊं, ये डिस्टिंक्टिव इन नेचर है, बिल्कुल डिफरेंट। और इन दे हैव आल्सो हैव अ लिटिल हायरार्की। हायरार्की क्या होती है सर? ये एक सिस्टम है इन विच पीपल और थिंग्स आर प्लेस्ड। एक सिस्टम है जिसमें चीजों और इंसानों को रखा जाता है इन सीरीज ऑफ लेवल्स, सीरीज ऑफ लेवल्स रखा जाता है, जो इन आदिवासियों में नहीं होता है। विद डिफरेंट इंपॉर्टेंस के हिसाब से इनको सीरीज में रखा जाता है, स्टेटस के हिसाब से इनको इंपॉर्टेंस में रखा जाता है। लेकिन ये चीजें, ये हायरार्की जो है, आदिवासियों में नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। गॉट इट सर? आगे चलते हैं सर। एक और चीज विच इज ऑल्सो देयर एज फार एज दीज आदिवासी इज कंसर्न्ड, इट इज अ टर्म ऑफ स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग। व्हाट इज द स्टीरियोटाइपिंग? टू बिलीव अनफेयरली, एक यकीन रखना लेकिन अनफेयरली, दैट ऑल पीपल और थिंग्स विद अ पर्टिकुलर कैरेक्टराइज आर द सेम। हम एक कम्युनिटी को देखें और उनके बारे में ये वहम रखें कि सर ये एक जैसे हैं और कब कुछ देखें टीवी पे, जैसे हम इन आदिवासियों को देखते हैं, when we see these आदिवासीज in movies and in photographs wearing these colorful costumes and these headgears and all that, we start thinking like all the आदिवासीज are like the same। लेकिन ये नहीं है। और ये जब हम सोचने लगते हैं तो यही कहा जाता है, इसी सिस्टम को, इसी तरीके को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियोटाइपिंग। और इससे जो है डिस्क्रिमिनेशन डेवलप हो जाती है। हम कहते हैं कि सारे के सारे जो आदिवासी हैं ऐसे जिंगलाला हुर हुर स्टाइल में होते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है सर। हिंदुस्तान में जो है आदिवासियों को एक बहुत ही स्टीरियोटिपिकल वे से रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन से? हाँ जी सर, देखते हैं ना सर, इनको हम कलरफुल कॉस्ट्यूम्स के साथ, हेड गियर और डांसिंग स्टाइल में दिखाने की कोशिश करें। अब देखो सर हमारी मेंटेलिटी सर, ये कौन सा तरीका है सर? हैं, ये स्टीरियोटाइपिंग तो बड़ी खतरनाक चीज़ है सर, बट वी नो वेरी लिटिल अबाउट देयर रियलिटी ऑफ लाइफ्स। अरे यार, हम उनकी असल ज़िंदगी के बारे में हकीकत में कम जानते, कम क्या, कुछ नहीं जानते हैं सर। और यही हमें जो है मजबूर करता है यकीन करने के लिए कि जो आदिवासी हैं
कौन सर? ये आदिवासी जो हैं ये एग्जॉटिक हैं। कौन से एग्जॉटिक क्या होता है? डिफरेंट है, प्रिमिटिव है, बैकवर्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर हम एक और टर्म जो इस टॉपिक में है वो है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी क्या होती है सर? याद रखेंगे सर, माइनॉरिटी क्या होते हैं? इट रेफर्स टू कम्युनिटी। ये वो कम्युनिटी होती है, वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं हु आर न्यूमेरिकली लेस, जो न्यूमेरिकली स्मॉल है, बहुत कम है, जो स्मॉल है नंबरिंग में रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जो बाकी पॉपुलेशन है उनके कंपैरिजन में अगर ये कोई कम्युनिटी है सर वो होगी कम, न्यूमेरिकली कम होगी, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी। लेकिन नंबरिंग ही काफ़ी नहीं है सर, फिर क्या होना चाहिए? ये वो लोग भी हैं जिनके पास पावर भी नहीं होता है, दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ पावर, एक्सेस टू रिसोर्सेज भी कम होता है, सोशल और कल्चरल जो डोमिनेंस हैं उनमें इनकी इंपॉर्टेंस भी जीरो होती हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? यस, माइनॉरिटी। और स्मॉल नंबर एक कम्युनिटी का होना जो है इट लीड्स टू मार्जिनलाइजेशन। अरे यार ये याद रखेंगे आप, एज फार एज दिस स्मॉल नंबरिंग ऑफ ए कम्युनिटी इज कंसर्न्ड इट ऑलवेज लीड्स टू मार्जिनलाइजेशन। गॉट इट सर? वेरी गुड। इसके बाद और ये बताते हैं कि माइनॉरिटी जो होती है ना, इनको सर प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, करना पड़ेगा सर, वरना तो इनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएंगी। लेकिन बचाएं किनसे, प्रोटेक्ट किनसे करें? कल्चरली डोमिनेंट या मेजॉरिटी कम्युनिटी से हैं, वो तो पावर रखते होंगे ना मेजॉरिटी वाले, ये तो फंसेंगी अगर इनको हमने प्रोटेक्ट नहीं किया। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमें इन माइनॉरिटीज़ को बचाना चाहिए हैं। इसके अलावा कभी कभी माइनॉरिटीज़ ना अनसर्टन फील करते हैं भाई साहब, दे समटाइम्स स्टार्ट फीलिंग अनसर्टन अबाउट देयर लाइव्स। अरे बाप रे, उनको लगता है कि हम तो गए काम से हैं, एसर्ट गया काम से, एज फार एज द वेल बीइंग इज कंसर्न्ड, दीज थिंग्स समटाइम्स दे स्टार्ट बिलीविंग, और वो कभी कभी उनको लगता है कि दे फील अनसर्टन, insecure about their lives as well as assets and the well-being। इन चीज़ों के हवाले से वो इनसिक्योर फील करते हैं, ये बेसिकली उनके कम होने की वजह से हैं, और इसीलिए उनको हम माइनॉरिटी का नाम भी दे देते हैं। हो जी, अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना, इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखता है, एंड ही प्रॉमिस्ड दीज माइनॉरिटीज दैट you will be protected, your cultural this will be protected, and it is the basically the promise of the Constitution of India that we will protect these minorities, and also we promote equality and the social justice among them। लेकिन हम जानते हैं ना, लिखा कुछ और होता है और वहाँ पर एक्चुअली फील्ड में होता कुछ और हैं। ठीक है सर, ये देखेंगे आप सर पूरी तरह से। वेरी गुड सर। इसके बाद माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन, यहाँ पर हम ये वाली कुड़ी की बात करेंगे। कुड़ी मतलब यहाँ पर दिखाई दे कपड़े वपड़े में अच्छे में है, तो ये मुस्लिम लड़की है यहाँ पर। अब हम मार्जिनलाइजेशन और माइनॉरिटी दोनों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब मुस्लिम जो है हिंदुस्तान में, दिस ग्रुप या दिस कम्युनिटी इज कंसिडर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी। इसको माइनॉरिटी कम्युनिटी मानते हैं क्योंकि इनकी जो परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन में, इट इज़ प्रीटी लो। नंबर सेकंड, इट इज़ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी टू, और इनको वो चीज़ें नहीं मिलती, इनको अलग थलग रखा जाता है। ठीक है सर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो मुस्लिम्स हैं दीज आर मार्जिनलाइज्ड। व्हेन वी लुक एट द फिगर्स ऑफ सेंसस 2011, हैं जी, द टोटल पॉपुलेशन, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ओनली 14.2% बिलोंग्स टू मुस्लिम्स, बहुत कम है, इसलिए इनको माइनॉरिटी कहा जाता है। एंड एट द सेम टाइम व्हेन वी गो बैक इन द हिस्ट्री, ओवर द years these Muslims were deprived ऑफ द बेनिफिट्स, इनको नहीं दिए जाते हैं वो बेनिफिट्स, वो इनसे दूर रखे जाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो या सोशल बेनिफिट्स। हाँ, इनमें अगर हम देखें सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तो कहीं काम नामो निशानी नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद द मुस्लिम्स, एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, हाँ, जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि मुस्लिम्स आर इन माइनॉरिटी, and at the same time this is a marginalized community in India। और सुनेंगे सर, so far as these Muslims are concerned, when we look at their dress ups, normally these ladies wear burqas, जो लेडीज होते हैं बुरका पहनते हैं, और मर्द जो हैं, हाँ, दे सपोर्ट लॉन्ग बियर्ड, उनकी दाढ़ी वाड़ी उनकी होती हैं, और इसके साथ साथ मर्द जो है टोपी वोपी लगाते हैं, वो नॉर्मल टोपी वगैरह लगाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज अ specific type of this
हैट विच यू कॉल्ड एज फिज, एक टोपी रहते हैं जिसको फिज बोलते हैं, वो भी लगाते हैं। एंड दीज आर द वेज थ्रू विच वी आइडेंटिफाई ए मुस्लिम, इनकी मदद से ही हम जो है मुसलमानों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ें हैं, ड्रेसअप, ये पहना वगैरह, सारा ये सारा कुछ जो है कुछ लोगों के लिए एक पॉइंट क्रिएट करता है, जो समझते हैं कि नहीं ये तो अलग थलग दिखने वाले लोग हैं, और बाकी जो पॉपुलेशन है, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, इनसे ये अलग दिखने वाली कम्युनिटी है, और यही चीज़ें उनको मार्जिनलाइज्ड बनाती हैं। ठीक है सर, ये देखेंगे सर। इसके बाद ये देखो मुसलमान नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ना। इफ वी लुक एट दीज पीपल, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये मुसलमान मर्द हैं और ये मुसलमान औरतें हैं। जस्ट लुक एट द ड्रेसअप, लुक एट देयर ड्रेसअप, एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई अमंग द पीपल अ मुस्लिम मैन एंड अ मुस्लिम वुमन। ठीक है सर। इसके बाद अगर हम देखें बेसिक कम्युनिटीज़ की, 63.6% जो मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं वो अभी भी कच्चे मकानों में रहे। अरे यार, कच्चे मकान क्या करें, छत टपकती रहती हैं। इसके बाद मुसलमानों की बात करें, 30% मुस्लिम अभी है, सिर्फ इतने ही हैं, 30% मुस्लिम जो है आउट ऑफ टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन, 30% मुस्लिम ही हैं जो अभी तक एक्सेस पा गए हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। यार बहुत कम है सर। And as far as the tapped water is concerned, only 19.4% Muslims are having access to tapped water या piped water। बाकियों को अभी भी कुएं से पानी निकालना ही पड़ता है, दूर से लाना पड़ता है सर। इसके बाद अगर हम कंक्लूजन में देखें तो हमें इस टॉपिक में, इस पूरे लेसन में पढ़ाया गया है कि मार्जिनलाइजेशन क्या होती है, मार्जिनलाइज्ड क्या होती है, मार्जिनलाइजेशन क्या होती है। वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन टू बी ए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। इसके बाद देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर दिस, बहुत सारे अलग अलग रीजन हैं यहाँ पर, जिसकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि क्यों मार्जिनलाइजेशन होती है, और ईच एक्सपीरियंसेस मार्जिनलाइजेशन इन डिफरेंट वे। हर कोई इंसान जो है मार्जिनलाइजेशन को डिफरेंट वे से अंडरस्टैंड करता है। ठीक है सर। और इसके अलावा जो है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जो हिंदुस्तान में बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ खास यहाँ पर हैं, दलित्स हैं, आदिवासीज हैं। ठीक है सर। ये मेजर दीज कम्युनिटीज़ हैं हु आर कंसिडर्ड एज मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। लेकिन इसके अलावा जब हम देखते हैं, व्हेन वी लुक एट दीज मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, हाँ, ये लो स्टेटस रखने वाले लोग हैं। ठीक है सर। एंड ऑल्सो दीज पीपल डू नॉट हैव इक्वल, दे डू नॉट एक्सेस टू हैव इक्वल राइट्स टू एजुकेशन, ये एक्सेस नहीं कर पाते हैं एजुकेशन के लिए, एंड अदर रिसोर्सेज। जिस तरह से बाकी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन करते हैं, उस तरह से ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ना तो एजुकेशन हासिल कर पाते हैं, ना तो रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं या कर पाते हैं। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जो हैं, दे वांट टू मेंटेन देयर राइट। सर यार कौन नहीं चाहेगा, इट इज द बेसिकली द ड्रीम ऑफ एवरी सिंगल कम्युनिटी दैट दे लिव ए पीसफुल लाइफ वेयर दे हैव दिस रेस्पेक्ट लाइक अदर पीपल्स आर हैविंग इन द सोसाइटी। जो कम्युनिटीज जो होते हैं जिनकी तादाद कम होती है, दोज कम्युनिटीज हु आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन नंबर, दे वांट टू लिव द लाइफ लाइक ऑल द पीपल हु आर इन मेजॉरिटी, उनकी तरह वो जिंदगी बसर करना चाहते हैं। ये इनका ख्वाब रहता है, और डेवलपमेंट हासिल करना चाहते हैं हर उस फील्ड में जो वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो मांगें कर रहे होते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए बाकी लोगों की तरह। तो ये ख्वाब रहता है, और हमें इनको ये चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी और मोटी बातें आपके इस टॉपिक के हवाले से इंशाल्लाह ताला आप इसको पढ़ेंगे, आप इसको समझेंगे, किताब भी पढ़ेंगे सर, और साथ साथ आप इन बातों को जो है समझने के बाद जो इसमें क्वेश्चंस है वो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आपको मटेरियल मिला हुआ है ना, 8th क्लास मिला है ना सबको। अरे यार उधर इधर मत देखो, मिला है, उसको आप जो है नोटबुक पे उतारेंगे, क्योंकि आने वाला एग्जाम है ना, मैं चुपके से बताता हूँ, किसी को नहीं बताना। यहाँ पर ना कॉपीज़ को, नोटबुक्स को ना बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, इसलिए ना तैयारी करो ना इनकी सर, बहुत अच्छी तरह से नोटबुक तैयार करो खूबसूरत तरीके से। और ये मत समझ लेना कि नोटबुक चेक नहीं होगी, एग्ज़ाम में वो भी चेक होगी इंशाल्लाह ताला। तो कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।